स्वागत है आप सभी का संकल्प परीक्षा पर। कल मैंने सीटेट में आने वाले सीडीपी के कंप्लीट सिलेबस को समझा दिया था आपको कि कैसे कैसे क्या क्या और कितना पढ़ना है। तो आज हम सीडीपी की फर्स्ट क्लास को करने वाले हैं, जिसमें कि आपको कुछ थियोरी और साथ में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी मैं कराऊंगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके और आप सिर्फ थियोरी पढ़ने से आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन को वहाँ पे कैसे करना है ये आपको पता होना ज़रूरी होना चाहिए। इसलिए हम थियोरी के साथ क्वेश्चन को भी करेंगे। तो चलिए करते हैं। हमारी जो आज पहली क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बात हमें समझना है कि साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजी में अध्ययन होता है व्यक्ति के मानसिक क्रियाएं, सबसे इम्पोर्टेंट मानसिक क्रियाएं, अनुभव और व्यवहार के बारे में, जैसे मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर। एक्सपीरियंस जो है वो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, ये कि सबका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है और अलग अलग सबकी सोच होती है, इसलिए सबका एक्सपीरियंस भी अलग हो जाता है। और बिहेवियर जो है ये बाह्य और आंतरिक दोनों होती है। व्यवहार बाह्य और आंतरिक दोनों ही होती है। तो ये आपको साथ में समझते रहना है। और जो सबसे इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको पूरे सीडीपी में मिलेगा वो है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, यानी उद्दीपक एवं अनुक्रिया। तो हम इसकी डिफिनीशन को समझ लेते हैं कि जैसे उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत कंडीशनिंग की प्रारंभिक अवधारणाओं से विकसित हुआ, एक व्यवहारिक प्रक्रिया जिसके तहत सुदृढ़ीकरण के परिणाम स्वरूप किसी दिए गए वातावरण में प्रतिक्रिया अधिक लगातार या अधिक पूर्वानुमानित हो जाती है। उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत के बाद के बदलावों ने लंबे समय तक कंडीशनिंग का प्रमुख विवरण प्रदान किया और उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत के एक संस्करण ने सुझाव दिया कि किसी दिए गए उत्तेजना के लिए एक नई प्रतिक्रिया की घटना, जैसे कि एक रूसी वैज्ञानिक थे इवान पावलोव के प्रयोग से पता चला कि कुत्तों को टिक टिक मेट्रोनोम के जवाब में लार टपकाने के लिए तैयार किया जा सकता है। आप में पर्याप्त है दोनों के बीच संबंध मजबूत करने के लिए। तो ये इसका डिफिनीशन है, जो कि आपको पूरी तरीके से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बताऊं कि जैसे जो ये इवान पावलोव थे, इन्होंने कुत्ते पे एक प्रयोग किया था, जिसमें वो जो है एक खाने का टुकड़ा ले जाके पहले घंटी बजाते थे और वो खाने का टुकड़ा ले जाके कुत्ते के आगे रखते थे। तो इस वजह से कुत्ते को लार टपकती थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे घंटी बजती थी कुत्ते की लार टपकना शुरू हो जाती थी और उसे पता चल जाता था कि खाना आने वाला है। तो यही है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। आगे जो हम समझते हैं वो है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या फोकस होता है? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के विकासात्मक व्यवहार पर। चाइल्ड डेवलपमेंट में बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एवं इमोशनल चेंजेस बर्थ से किशोरावस्था तक की होती है। ठीक है, आपको इस बात में ये ध्यान रखना है कि अगर चाइल्ड डेवलपमेंट पूछ रहा है, सिर्फ चाइल्ड आगे डेवलपमेंट के आगे लगा है, तो इसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की बात होगी। लेकिन अगर डेवलपमेंट साइकोलॉजी की बात होती है तो इसमें पूरे जीवन का अध्ययन होता है, मतलब कि गर्भावस्था से लेके मृत्यु तक। तो आपको ये याद रखना है कि दोनों में क्या फर्क है। यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट है जो कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक है, और डेवलपमेंट साइकोलॉजी में जो है इसमें पूरे जीवन का अध्ययन होता है। जैसे कि एक वैज्ञानिक ने कहा भी है कि क्रो एंड क्रो के अनुसार, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, चाइल्ड डेवलपमेंट में व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक की जाती है। वैसे बहुत सारे वैज्ञानिक के अलग अलग कथन है, लेकिन सीटेट में कथन पूछता नहीं है, तो आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो भी स्टेट के टेट होते हैं उनमें ही कथन पूछता है। तो फिलहाल हम अभी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कथन रहने देते हैं। अब देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को हम समझते हैं। सामान्य रूप से ग्रोथ का प्रयोग शरीर एवं उसके अंगों के भार एवं आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। देखिए ग्रोथ का मतलब जो होता है, जो भी शरीर में और उसके अंगों में वृद्धि हो रही है, चाहे वो आकार में हो, भार में हो, है ना। और डेवलपमेंट का जो प्रयोग है वो मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास का अध्ययन है। अब डेवलपमेंट में ये सब कुछ आ जाता है कि आपके अंगों के भार, आकार या जो भी शरीर में बदलाव हो रहे हैं, ये सब डेवलपमेंट में आते हैं। लेकिन ये जितना भी मानसिक विकास है, ये सब कुछ
ग्रोथ में नहीं आता, क्योंकि ग्रोथ का मतलब है वृद्धि। तो इसलिए वृद्धि का मतलब जो भी शरीर में वृद्धि हो रही है, डेवलपमेंट मतलब है विकास, जो भी आपके शरीर में विकास हो रहा है। तो वृद्धि और विकास में बहुत अंतर है। आगे मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे वृद्धि के बारे में, कि वृद्धि प्रत्येक बच्चे के जीवन का आवश्यक एवं मुख्य गुण है। वृद्धि होने की प्रक्रिया जो है वो गर्भाधान यानी जब कंसेप्शन होता है के समय से ही प्रारंभ हो जाती है और बच्चे के पूर्ण वयस्क होने तक निरंतर चलती रहती है। यानी कि वयस्क आप मान लीजिए कि 18 साल तक। इसमें बच्चे के शरीर एवं शरीर के अंगों की लंबाई, चौड़ाई एवं वजन आयु के अनुसार बढ़ता जाता है। इस वृद्धि को सेंटीमीटर और किलोग्राम से नापा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि वृद्धि को सेंटीमीटर, किलोग्राम से नापा जा सकता है, क्योंकि ये वृद्धि है तो इस वजह से इसे नापा जा सकता है। लेकिन विकास को नहीं नापा जा सकता है, क्योंकि विकास आप किसी नंबर में जोड़ के नहीं बता सकते हैं कि इतना विकास हुआ है। अब जैसे यहाँ हम विकास को समझते हैं कि विकास डेवलपमेंट है के अंतर्गत बच्चे की मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक योग्यता को रखा गया है। फिर भी वृद्धि को मात्रा के रूप में समझ सकते हैं। वृद्धि और विकास प्रत्येक बच्चों में समान नहीं होता है। यह बच्चे के पोषण, वातावरण आदि बहुत से कारकों से प्रभावित होता है। अब जैसे कि बच्चों को किस तरीके का वातावरण मिला हुआ है, बच्चों को क्या पोषण मिल रहा है, वो किस तरीके के डाइट पे हैं, उनको कितना अच्छा भोजन मिल रहा है, इस सब से उसका विकास और वृद्धि दोनों ही निर्भर करता है। जैसे जो बच्चे का स्टेज होता है कि वो 0 से 3 मंथ है तो वो अपना गर्दन उठा पाता है। 4 से 5 महीने का है तो वो इधर उधर पलट लेता है। 5 से 7 महीने का है तो अपना हाथ उठा लेता है, गर्दन को और ऊपर उठाने लगता है। 6 से 8 मंथ में वो क्रॉलिंग मतलब घुटने के बल चलने लगता है। तो और वो भी बीच में बैठ भी लगता है 6 से 8 महीने में। तो ये आप याद रखिएगा कि 6 से 8 महीने में वो क्रॉलिंग और विदाउट सपोर्ट बैठने लगता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कौन से मंथ से बच्चे विदाउट सपोर्ट के बैठने लगते हैं। तो और 9 से 10वें महीने में ये खड़े होने लगते हैं सपोर्ट के साथ, और 11वें से 15वें में ये चलने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। वैसे तो मैंने बता दिया है। तो ये है कि बच्चे इस प्रकार से आगे आगे इनका वृद्धि होता है, जिसमें वृद्धि और विकास आप दोनों ही कह सकते हैं, क्योंकि इस समय इनकी लंबाई और आकार, भार सब में भी बदलाव हो रहा है और ये धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं कि वो पहले बैठ नहीं पाते थे, फिर वो बैठने लगते हैं, फिर वो सपोर्ट से चलने लगते हैं। तो इस तरीके से इनमें वृद्धि होती है। सामान्यतः शारीरिक वृद्धि और विकास की व्याख्या में स्पष्ट रूप से अंतर करना बहुत कठिन सिद्ध होता है। बालकों में विकास परस्पर समांतर गति से होता है, ये आपको समझना है। जैसे शारीरिक ऊंचाई, वजन एवं अंग विशेष की वृद्धि, मानसिक मांसपेशियों एवं विभिन्न कार्यकलापों पर नियंत्रण तथा दक्षता स्थापित करना, जैसे कि वो विदाउट सपोर्ट बैठ रहा है या विदाउट सपोर्ट वो चल रहा है। भावनात्मक, भावनाएं, विचार एवं दृष्टिकोण। इस प्रकार शारीरिक वृद्धि को सेंटीमीटर, किलोग्राम आदि मापदंडों के द्वारा मापा जा सकता है, किंतु बालक के विकास की जानकारी हेतु उसके शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक पहलुओं की जानकारी उपलब्ध कराना अति आवश्यक है। तो यहाँ से आपको ये इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट हैं वृद्धि और विकास के बारे में वो मैंने लिखे हुए हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब हम आते हैं परिपक्वता किसे कहते हैं। तो परिपक्वता जो है यानी मैच्योरेशन, शारीरिक वृद्धि और विकास पूर्ण होने पर बालक परिपक्व हो जाता है। परिपक्व होने पर वह अपने वंशानुगत पैतृक गुणों को यानी कि जीन्स के द्वारा संचारित करने में समर्थ हो जाता है। वृद्धि का क्रम या नियम, तो बालकों की जो वृद्धि एक निश्चित क्रम के अनुसार होती है, अर्थात एक नवजात शिशु पहले बैठना, उसके बाद खड़ा होना, तत्पश्चात चलना सीखता है। इस क्रम की विपरीत दशा कदापि संभव नहीं है। देखिए, इसके कहने का मतलब है कि जो बालक में वृद्धि है वो एक निश्चित क्रम में होता है कि वो पहले बैठेगा, फिर खड़ा होगा, तभी वो चलेगा, उसके बाद ही दौड़ेगा। और ये विपरीत नहीं हो सकता कि मतलब वो अब जैसे बूढ़ा कोई हो गया तो उसके बाद वो फिर से बच्चा नहीं हो सकता ना। तो ये जो वृद्धि का क्रम का नियम है वो इसी प्रकार है कि ये विपरीत नहीं हो सकता। तो आप ये क्वेश्चन पहले भी सीटेट में आया हुआ है कि क्या वृद्धि का क्रम विपरीत दिशा में
चल सकता है, तो आपको नहीं पे टिक करना है। ये आपको याद रखना है। वृद्धि की गति, शिशु की शारीरिक वृद्धि के लिए कोई उचित अनुचित समय नहीं है। प्रत्येक बच्चा अन्य बच्चे से सर्वथा भिन्न होता है, अतः उसकी शारीरिक वृद्धि भी विभिन्न समय में होती है। एक ही परिवार के बच्चों की शारीरिक वृद्धि अलग अलग समय पर होती है। तो यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि क्या जो वृद्धि की गति है वो सभी शिशु में बराबर होती है, तो आपको नहीं पे टिक करना है, क्योंकि अलग अलग बच्चे की अलग अलग तरीके से वृद्धि होती है, लेकिन उसका क्रम एक समान होता है कि बच्चा पहले बैठेगा, उसके बाद कुछ पकड़ के खड़ा होगा, उसके बाद चलेगा या दौड़ेगा। ये क्रम तो सही है कि उसी क्रम में चलना है, लेकिन किसी बच्चे में वो पहले बैठना हो सकता है वो 5वें 6वें महीने में सीख गया हो सकता है कोई बच्चा 7वें 8वें महीने में सीखे। तो ये जो गति है ये अलग अलग है, लेकिन क्रम आपको हमेशा ये टिक करना है कि एक समान है। आगे हम बढ़ते हैं। एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। तो जो एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है ये है फिजिकल, मोरल, सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल। तो फिजिकल यानी कि शारीरिक, सोशल सामाजिक, इमोशनल संवेग, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, मोरल मतलब नैतिक। तो ये जो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, शारीरिक विकास होता है, डेवलपमेंट में आता है, मोरल नैतिक, सोशल सामाजिक विकास, इमोशनल संवेगात्मक विकास, जो कि जिसे हम इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक। तो ये जो एरियाज ऑफ डेवलपमेंट अगर आपसे पूछता है तो आपको ये पांचों जो है एरियाज ऑफ डेवलपमेंट में बताने हैं। फिजिकल मतलब जो भी शरीर में डेवलपमेंट होता है, और आगे जो है मेजर टाइप ऑफ डेवलपमेंट। दोनों में हमेशा फर्क है, आप याद रखिएगा कि मेजर टाइप जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो है जो पूछता है कि कौन कौन से हैं, तो वो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। तो आप PCSE से याद रख सकते हैं कि ये जो मेजर टाइप ऑफ डेवलपमेंट है फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल और इमोशनल। फिजिकल विकास में क्या आता है? मोटर डेवलपमेंट यानी कि गतिक विकास मोटर डेवलपमेंट है। इसमें जो है साइज, शेप या फिजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कि साइज में क्या बदलाव है, शेप में जो भी फिजिकल बदलाव यानी शरीर में जो भी बदलाव हो रहे हैं, लंबा चौड़ा मोटा, ये आएगा आपका फिजिकल में। कॉग्निटिव जो है इसमें आता है मानसिक क्षमताएं, यहाँ पे मानसिक क्षमताएं कॉग्निटिव में आती हैं। मानसिक क्षमताएं, तो इसमें मानसिक क्षमताओं से मतलब क्या है कि आपकी क्या थिंकिंग है, किस प्रकार से सोचता है इंसान, या फिर जो भी रीजनिंग लगाता है कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, जो भी मतलब दिमाग से काम हो रहे हैं वो सब आएंगे कॉग्निटिव में। जो भी लैंग्वेज भी जो है आपका ये कॉग्निटिव में ही आएगा, क्योंकि ये भी एक मानसिक क्षमता है। सोशल मतलब सामाजिक, और मोरल डेवलपमेंट आपका इसी सोशल डेवलपमेंट में ही आएगा। और इमोशनल मतलब संवेगात्मक है। आप समझ सकते हैं कि जो भी इंसान किसी भी चीज से संवेग से जुड़ रहा हो, जो भी इमोशनल चीजें बदलाव आती हैं व्यक्ति में, वो हो गया इमोशनल डेवलपमेंट। अब जैसे फिजिकल डेवलपमेंट में जो आता है वो है ग्रॉस और फाइन। मोटर डेवलपमेंट में दो हो जाते हैं, एक तो ग्रॉस और एक फाइन। ग्रॉस में जो है ये जो बड़ी मांसपेशियां वो काम करती हैं, और फाइन में जो है ये छोटी मांसपेशियां इसमें काम करती हैं। जैसे बड़ी मांसपेशियां किस में काम करेंगी, जैसे जंप करने में या फिर रनिंग में, या फिर आप मान लीजिए रस्सी कूद रहे हैं, इन सब में आप बड़े मांसपेशियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटी मांसपेशियों में जैसे आप पेंटिंग करेंगे या फिर राइटिंग, तो ये सभी
फाइन मोटर डेवलपमेंट में आएंगे, क्योंकि इसमें छोटी मांसपेशियां इस्तेमाल हो रही हैं। आप जिसमें छोटी जैसे उंगलियों का इस्तेमाल जिसमें करेंगे वो फाइन मोटर डेवलपमेंट में आएगा, और जो भी बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल करेंगे, चलना, दौड़ना, कूदना, ये सब ग्रॉस डेवलपमेंट में आएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो फिजिकल डेवलपमेंट में ये दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं आपको अंतर जैसे समझा दूँ कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, दे यूज द लार्ज मसल्स इन द बॉडी, मतलब बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं किसमें, फॉर स्ट्रेंथन कोऑर्डिनेशन रिएक्शन टाइम इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। यूजुअली ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप बिफोर फाइन मोटर स्किल्स। तो आपको देखिए ये जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना है कि जो ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप है वो फाइन मोटर स्किल से पहले डेवलप हो जाता है, क्योंकि आप लिखने से पहले कोई चीज को पकड़ेंगे तो लिखना जो है वो फाइन मोटर डेवलपमेंट में आता है, पकड़ना ग्रॉस मोटर में आता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आया भी है सीटेट में, कि जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट या फाइन मोटर डेवलपमेंट, इसमें से पहले कौन सा डेवलप होता है। तो आपको ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में टिक करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में है क्या, रस्सी कूदना, ये ग्रॉस डेवलपमेंट में, इसमें आपका हाथ पैर बड़ी मांसपेशियां इस्तेमाल हो रही हैं। साइकिलिंग यानी साइकिल चलाना, तो उसमें भी आपके बड़े हाथ पैर सब शरीर इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें साइकिल जो है ग्रॉस मोटर में है। फाइन मोटर में दे यूज द स्मॉल मसल इन द बॉडी फॉर प्रिसीजन एंड हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल। फाइन मोटर स्किल्स डेवलप आफ्टर ग्रॉस मोटर स्किल। देखिए तो जो कि यहाँ पे बात लिखी हुई थी पहले, उसका ये एकदम उल्टा है कि फाइन मोटर स्किल डेवलप आफ्टर ग्रॉस मोटर स्किल्स, यानी कि जो है सबसे पहले आपके जो ग्रॉस मोटर स्किल है वो डेवलप होंगे, उसके बाद ही फाइन मोटर स्किल डेवलप होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो एग्जांपल में है कि हैंडलिंग अ ब्रश और पेंसिल। अब जैसे आप एक पेंटिंग बना रहे हैं, ब्रश पकड़ रहे हैं, तो आप छोटी उंगलियों से अपने पेंसिल को पकड़ेंगे या पेंट करेंगे, तो इसमें आपकी छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए ये फाइन मोटर डेवलपमेंट में आएगा। तो आपको ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं डेवलपमेंट से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से पूरा क्लियर हो जाए। तो बच्चे की वृद्धि जो है वो मुख्यतः संबंधित होती है किससे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वृद्धि और विकास में अंतर होता है। जैसे कि वृद्धि क्या किससे रिलेटेड है आपको बताना है, तो शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावनात्मक विकास से, या नैतिक विकास से। तो नैतिक विकास से जो है नहीं है वृद्धि, भावनात्मक से भी नहीं है, सामाजिक से भी नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ही था कि जो शरीर में जो भी बदलाव होते हैं, जैसे वजन में या फिर आकार में, वो सब आते हैं वृद्धि के अंतर्गत, यानी कि ग्रोथ जिसे हम कहते हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क है, और ये आपको अभी जो भी मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगी उनसे एकदम क्लियर हो जाएगा। तो जो मानव अभिवृद्धि की प्रकृति है के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि जो बालक के शरीर और व्यवहार के प्रमुख आकार प्रकार में जिस प्रकार का परिवर्तन घटित होता है। तो आप यहाँ से अच्छे से समझ रहे होंगे कि वृद्धि और विकास दोनों बहुत ही अलग है। वृद्धि में जो भी शरीर में चेंजेस हो रहे हैं वो वृद्धि में आएंगे, जो भी शारीरिक विकास में यानी कि भार में या फिर आकार में, तो ये वृद्धि का होगा। और दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यह एक मात्रात्मक पहलू है, यह मापने योग्य नहीं है, यह जीवन पर्यंत नहीं है, या केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको देखिए यह एक मात्रात्मक पहलू है, तो बिल्कुल मैंने आपको बताया है ऊपर थ्योरी में कि इसे किलोग्राम या फिर सेंटीमीटर में नापा जा सकता है। और यहाँ पे यह जीवन पर्यंत नहीं है, तो यह भी मैंने आपको बताया था कि वृद्धि आपकी जीवन पर्यंत नहीं चलती है, ये किशोरावस्था के आसपास रुक जाती है, और यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। तो अभी इसके पहले के क्वेश्चन में भी आपको बताया मैंने कि जो वृद्धि है वो शारीरिक विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो जो यहाँ को आपको हमेशा सीटेट के एग्जाम में ये नहीं वाले क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछेगा और आपको ये टिक कर देंगे कि अच्छा वृद्धि की विशेषता जो है ये तो एक मात्रात्मक पहलू है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, और ये आप पढ़ेंगे ही नहीं बाकी के। तो हमेशा आपको ये नहीं जो है ना यहाँ पे टिक कर लेना है कि भाई ये नहीं पूछ रहा है, तो आपको गलत वाला बताना है। तो जो ये सेकेंड ऑप्शन है कि यह मापने योग्य नहीं है।
तो ये गलत है, इसलिए यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि वृद्धि जो है वो हमेशा मापा जा सकता है, क्योंकि वृद्धि एक मात्रात्मक पहलू है, इसे मापा जा सकता है। वृद्धि का संबंध जो है वो शारीरिक परिपक्वता से है, यानी कि शारीरिक विकास से है, और वृद्धि एक निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है, इसलिए जीवन पर्यंत नहीं है। और वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसके साथ क्लियर कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। तो अभिवृद्धि जो है ये शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, या अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये आपको बताना है। तो अभी मैंने आपको इसके पहले ही यहाँ जो क्वेश्चन कराया था इसमें क्या बताया था कि यह जीवन पर्यंत नहीं है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं है, यह एक निश्चित आयु पे आके रुक जाती है। तो यहाँ पे आप अभिवृद्धि और वृद्धि से कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का एक ही मतलब है। तो यह अभिवृद्धि जो है यानी कि वृद्धि शारीरिक होती है, तो अभी मैंने आपको बताया होती है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, बिल्कुल होती है। अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, बिल्कुल मापा जा सकता है। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये गलत है, और यहाँ पे नहीं हमसे पूछा है, तो इसलिए ये सारे ऑप्शन हम टिक नहीं करेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह एक उम्र में आके रुक जाती है। तो यही वृद्धि और विकास में फर्क है, जो आपको इन क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और आगे भी सीटेट के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, या शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सत्य नहीं है, क्योंकि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये बिल्कुल गलत है, और हमसे ऑप्शन में क्वेश्चन में जो है नहीं पूछा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि नहीं वाला पे तो एकदम आपको ध्यान दे देना है, क्वेश्चन की नहीं पूछ लिया है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि नहीं का मतलब कौन सा। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, नहीं। वृद्धि एक मात्रात्मक प्रक्रिया, विकास को हम मात्रा में नहीं नाप सकते हैं, तो यह कथन जो है ये असत्य है, क्योंकि शरीर के जो गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है, जबकि अन्य सीखना जो व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, यह सभी जो है यह सभी सत्य हैं। तो विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है, विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। तो आपको बताना है कि मानव विकास जो है, मैंने आपको बताया था एरियाज ऑफ डेवलपमेंट समझाया हुआ है, तो आपको विकास बताना है, यहाँ पे वृद्धि की बात नहीं हो रही है। तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, या फिर शारीरिक, आध्यात्मिक, या संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो मैंने आपको बताया था जो मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है वो कौन कौन से थे। तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, यानी कि शारीरिक और संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो ये चारों जो है PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, यहाँ से आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, वृद्धि विकास का ही एक भाग है। विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको गलत वाला इसमें से चूज करना है। तो विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। तो मैंने अभी बताया था कि विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, तो ये सही है बिल्कुल। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। वृद्धि विकास का ही एक भाग है, ये भी बिल्कुल सही बात है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, क्योंकि हम जीवन
के अंत तक भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं। तो क्योंकि सोशल, इमोशनल कुछ ना कुछ तो है जो चेंज होता रहेगा, इसलिए विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर होगा कि विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि विकास पूरा जीवन पर्यंत चलता है और वृद्धि एक उम्र में रुक जाती है कि उसके बाद शरीर में कोई वृद्धि नहीं होती है, सिर्फ विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। विकास का अर्थ है, आपको बताना है कि विकास का अर्थ इसमें से क्या है। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला। तो ये आपको बताना है। तो परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला तो होता ही है, लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा कि परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले जो परिवर्तन की श्रृंखला होती है उसी को विकास कहते हैं, क्योंकि हम उसमें परिपक्वता और अनुभव दोनों ही शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका विकास का अर्थ एकदम करेक्ट डेफिनेशन होगा। आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो बताना है विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, इन सब में जो यहाँ पे देखिए वजन में वृद्धि जो है ये विकास से रिलेटेड नहीं है, हालांकि ज्ञान और संवेग तो है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है कि आकार, सोच, इसमें ज्ञान आ जा रहा है, समझ, कौशलों में वृद्धि, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। आपको सीडीपी करते समय हमेशा हमेशा जो है आपको चारों ऑप्शन जरूर पढ़ लेने हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गलत नहीं होते हैं ऑप्शन, लेकिन कोई एक होता है जो एकदम परफेक्ट आंसर होता है, तो आपको वो परफेक्ट आंसर हमेशा चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए कि जो आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि है ये करेक्ट है, क्योंकि विकास जो है वो गुणात्मक है और ये यहाँ पे गुण के बारे में बात हो रही है कि उसके आकार और सोच और समझ सब में वृद्धि हो रही है। तो आपका विकास में वृद्धि से तात्पर्य इससे होगा। माफ करिएगा, यहाँ पे विकास में वृद्धि से तात्पर्य देखिए गलत है। यहाँ पे विकास का मतलब ये विकास हो जाएगा। विकास में वृद्धि से मतलब वजन में वृद्धि है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है, क्योंकि विकास में जो वृद्धि यानी यहाँ पे ग्रोथ पूछा है, विकास से तात्पर्य नहीं, विकास से में वृद्धि से तात्पर्य है। तो वजन में वृद्धि जो है यानी कि ग्रोथ, तो वजन में वृद्धि आप टिक करेंगे। अगर आपसे विकास का तात्पर्य पूछा होता तब आप आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, ये तीनों ऑप्शन जो है वो विकास से तात्पर्य है। और विकास में वृद्धि से तात्पर्य जो है ये वजन में वृद्धि से रिलेटेड है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मानव विकास है। मानव विकास क्या है आपको बताना है। तो विकास क्या मात्रात्मक है या गुणात्मक, या कुछ सीमा तक अमापनीय, या मात्रात्मक और गुणात्मक। तो मानव विकास जो है, अभी मैंने आपको बताया था कि विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है, लेकिन वृद्धि जो है ये मात्रात्मक होती है। लेकिन अगर कहीं आपसे ये पूछता है कि अगर ऑप्शन में सिर्फ गुणात्मक, अगर यहाँ पे मात्रात्मक और गुणात्मक नहीं लिखा होता और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज का भी आपके पास ऑप्शन नहीं होता, तो आप इसमें सबसे बेस्ट गुणात्मक भी चूज कर लेते, क्योंकि मात्रात्मक और कुछ सीमा तक अमापनीय तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए आपको हमेशा ऑप्शन पे बहुत ध्यान देना है कि आपको परफेक्ट कौन सा आंसर है। तो विकास, क्योंकि विकास के अंदर वृद्धि आती ही है, विकास में वृद्धि है, तो इसलिए मात्रात्मक होगा और विकास गुणात्मक होता है। तो मात्रात्मक और गुणात्मक मानव विकास से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तनों की पहचान करें। वजन, दृष्टि, बाल या दांत। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। बाल विकास में जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं वो
दृष्टि में होता है, क्योंकि बाल, दांत, वजन जो है ये एक मात्रा में बढ़ सकते हैं, लेकिन दृष्टि की कोई मात्रा नहीं हो सकती है, ये गुणात्मक ही होगी। इसलिए बाल विकास में जो गुणात्मक परिवर्तन है वो दृष्टि में होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, तो खेलने से वो निपुणता प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, बिल्कुल सही बात है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, ये बिल्कुल सही बात है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, तो ये यहाँ पे बाकी ऑप्शंस में जो है इन तीनों से कम अच्छा है, क्योंकि कोई ये बात नहीं है कि महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, खेल से अपनी इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं, वे नए कौशल हासिल करने और सीखते हैं कि उन्हें कब प्रयोग किया जाए। तो खेल जो है ये युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि क्या खेल जो है वो युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आपको हाँ टिक करना है। और यह समय बिताने का सुखद तरीका सोचने में आपका आंसर सही हो सकता है, लेकिन यह आंसर यहाँ पे मतलब सुखद तरीका नहीं है, इसलिए आपको अलावा, यहाँ अलावा का जो मतलब है वो नहीं से है, तो ये सब जो अलावा, नहीं, इन सब पे बहुत आपको क्वेश्चन में ध्यान देना होगा, तो यहाँ पे आपको गलत वाला टिक करना है। तो यह समय बिताने का सुखद तरीका है के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और ये एक अलावा मतलब एक सुखद तरीका है, लेकिन ये तीनों जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरण कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता और शारीरिक गठन। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है शारीरिक गठन, इसके अलावा बाकी ये जो है ये सभी विकास को आकार देते हैं सभी वातावरण में, क्योंकि शरीर का गठन जो है इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आने पाती है विकास में, लेकिन अगर पौष्टिकता की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, मतलब उनको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, अच्छे संस्कृति में नहीं पल रहे हैं, या शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा उनको नहीं मिल रही है, तो ये सभी विकास जो है बालक के विकास को बाधित करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा कि शारीरिक गठन जो है ये विकास के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरण कारक विकास को आकार देते हैं। तो बच्चे के विकास के जो आकार है या आधार है, उसके लिए पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 4 आप टिक करेंगे यहाँ पे। तो ये आज की आपकी क्लास है, जिसमें मैंने आपको थ्योरी और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। मैंने उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं कोई गलती हुई हो तो मैं उसे सुधार सकूं और आपको और अच्छी तरीके से पढ़ा सकूं। आगे भी क्लास से जुड़े रहने के लिए, क्योंकि आज सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात हुई है, आगे इसमें और जितने भी थ्योरी हैं जीन पियाजे की या फिर ब्रैक्स मर्दिनर के बारे में, या फिर उससे आगे जो भी थ्योरीज हैं कोलबर्ग की, वो सब मैं आपको कराऊंगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगी, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। और ये सारी थ्योरी खत्म होने के बाद सिर्फ हम सीडीपी की प्रैक्टिस करेंगे और सब्जेक्ट की पेडागोजी भी मैं आपको कराऊंगी। तो इसलिए आप मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी रोज डेली एक क्लास आपको मिलती रहेगी और आप उससे अपनी तैयारी अच्छी सी करते रहेंगे। एक साथ आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी कल की वीडियो जैसे ही आएगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। धन्यवाद।